नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। 2 दिवसीय केरल दौरे पे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कोची मेट्रो के दूसरे चरण की आधारशिला वो रखेंगे। कोची मेट्रो के पहले चरण का भी वो शुभारंभ करेंगे और थोड़ी देर में प्रदेश बीजेपी की कोर समिति की बैठक में वो शामिल भी होंगे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये 2 दिवसीय दौरा है और कई कार्यक्रम जिसमें वो शिरकत करेंगे। थोड़ी देर में प्रदेश बीजेपी की कोर समिति की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल होंगे और 2 दिवसीय केरल दौरे पर हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कोची मेट्रो के दूसरे चरण की आधारशिला रखेंगे और कोची मेट्रो के पहले चरण का भी शुभारंभ करेंगे। और दिल्ली से पीयूष तिवारी हमारे संवाददाता इस पे ज्यादा जानकारी के साथ। पीयूष, प्रधानमंत्री का 2 दिन का केरल दौरा है, क्या कुछ खास इसमें रहने वाला है? जी बिल्कुल, देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 2 दिन का केरल का दौरा है। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 1 और 2 सितंबर को केरल और कर्नाटक के राज्यों का दौरा करेंगे। इसमें सबसे बड़ी बात है कि जो INS विक्रांत कोची शिपयार्ड में भारतीय नौसेना को समर्पित किया जाएगा। इसके साथ ही मैंगलोर में करीब 3800 करोड़ रुपए की कई अन्य परियोजनाओं की शुरुआत की जाएगी, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 1 सितंबर को शाम 6 बजे केरल पहुंचेंगे और कोचीन के हवाई अड्डे के पास कलाड़ी गांव में शंकराचार्य जो है उनके पवित्र जन्म स्थान श्री आदि शंकर जन्म भूमि क्षेत्र का दौरा करेंगे। इसके साथ ही 2 सितंबर को सुबह 9:30 बजे INS विक्रांत पूरी तरीके से भारत में निर्मित सबसे भारी हथियारों से लैस सुसज्जित विमान वाहक पोत कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड जो कि कोची भारतीय नौसेना में शामिल किया जाएगा। इसके बाद हम बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोपहर 1:30 बजे मैंगलोर जाएंगे और वहां पे 3800 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। जिसके साथ ही अगर हम बात करें प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से कहा गया है कि प्रधानमंत्री वहां पे कई बड़ी जो एक जनसभा है वहां पे संबोधित करेंगे। मैंगलोर में इसकी बड़े स्तर पर तैयारी की जा रही है। तो निश्चित तौर पे प्रधानमंत्री का ये दौरा काफी अहम है, क्योंकि प्रधानमंत्री 14 के ऑटोमेशन 250 करोड़ रुपए से अधिक एक परियोजनाओं का भी उद्घाटन करेंगे। परियोजना का पहला चरण सफलतापूर्वक पूरा कर लिया गया है, जिससे हैंडलिंग की क्षमता जो है वो 4.2 MTPA से जुड़ गया है। तो निश्चित तौर पे जिस तरीके से प्रधानमंत्री का केरल का दौरा है काफी अहम है, चूंकि आने वाले दिनों में दक्षिण राज्यों में चुनाव भी होने वाले हैं। इसको देखते हुए भी कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री का दौरा अहम है और कई परियोजनाओं की सौगात जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं वो केरल को देंगे। जिसमें अगर हम बात करें तो एक बंदरगाह की भी शुरुआत की गई है। करीब 1000 करोड़ रुपए की लागत से 5 परियोजनाओं। ठीक है पीयूष, बिल्कुल आप मेरे साथ बने रहिए, कुछ और खबरों पे भी आपसे जानकारी लेंगे। फिलहाल शुक्रिया। तो प्रधानमंत्री का 2 दिन का ये दौरा है और काफी अहम ये माना जा रहा है। इसमें बहुत से कार्यक्रम है जिसमें प्रधानमंत्री शामिल होंगे। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कर्नाटक दौरा है, जहां 1 दिवसीय कर्नाटक दौरे पर रहे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और SDM इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरोपैथी परिसर का उन्होंने दौरा किया। SDM इंस्टीट्यूट के कृषिवन यूनिट का उन्होंने उद्घाटन किया है। कर्नाटक यूपी के बीच घनिष्ठ संबंध है, ये मुख्यमंत्री ने कहा, और कर्नाटक हमेशा संकट का साथी है। तो बेंगलुरु IT और टेक्नोलॉजी का हब है और यहां पे CM योगी ने कई बातों का जिक्र किया। कर्नाटक की धरती अध्यात्म से जुड़ी हुई है और यहां भगवान से मिले थे बजरंगबली। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है। पूरी दुनिया में आज भारत की छवि बदल गई है। योग दिवस के साथ पूरी दुनिया जुड़ी। तो ये तमाम बातें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कही। कर्नाटक और उत्तर प्रदेश का बहुत घनिष्ठ संबंध है और एक घनिष्ठ संबंध इस रूप में भी कर्नाटक की परंपरा में भगवान श्री मंजुनाथ, यह नाथ संप्रदाय की शैव परंपरा की ही मंजुनाथम गोरक्षम की उस परंपरा को आगे बढ़ाता है और एक सुदृढ़ आध्यात्मिक भाव के साथ एक दूसरे को जोड़ता है। भारत की ऋषि परंपरा ने इस बात को माना है कि शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, यानी जितने भी धर्म के साधन हैं ये सभी
शरीर के ही माध्यम से हो पाएंगे। हमारी इस बॉडी के माध्यम से ही उसे हम पूरा कर पाएंगे और एक स्वस्थ शरीर ही इन सभी कार्यों को संपन्न कर सकता है। योग की ताकत को, आयुष की ताकत को दुनिया ने इस सदी की सबसे बड़ी महामारी कोविड-19 के दौरान स्वीकार किया है। और यूपी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की, पीएम मोदी से मिलकर उनका आभार व्यक्त किया और दोनों नेताओं के बीच करीब 40 मिनट तक बातचीत हुई। इस दौरान आगे की योजनाओं पर चर्चा की गई। जानकारी के अनुसार भूपेंद्र चौधरी और प्रधानमंत्री मोदी के बीच आगामी नगर निकाय चुनाव और लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर मंथन हुआ और बीजेपी मिशन 2024 की तैयारियों में चूंकि अभी से जुट चुकी है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की है नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने। दिल्ली में मुलाकात हुई, करीब 40 मिनट तक दोनों नेताओं के बीच में बात हुई। चूंकि अब सामने 2024 का चुनाव है, निकाय चुनाव है और उसी की जिम्मेदारी यहां पे भूपेंद्र चौधरी के कंधों पे है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से यह मुलाकात करीब 40 मिनट तक चली। और दिल्ली के उपराज्यपाल का केजरीवाल पर हमला, भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस उन्होंने कहा और केजरीवाल के सभी आरोप झूठे हैं। आने वाले वक्त में और आरोप लगाएंगे, परिवार को भी निशाना बनाया जाएगा। तो सीएम केजरीवाल हताशा में झूठे आरोप लगा रहे हैं। और पीयूष तिवारी ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता इस पे। पीयूष, यहां पे उपराज्यपाल ने अरविंद केजरीवाल पे बड़े आरोप लगाए हैं, आधार क्या? क्योंकि सियासत लगातार जारी है, आरोप प्रत्यारोप का दौर भी हम देख रहे हैं। पीयूष, आप सुन पा रहे हैं मुझे? पीयूष तक मेरी आवाज अभी नहीं पहुंच पा रही। हम फिर कोशिश करेंगे उनसे संपर्क हो और वो विस्तार से बताएं कि आखिर ये जो मामला है, चूंकि लगातार दिल्ली सरकार और उपराज्यपाल के बीच में कई मुद्दों को लेकर तनातनी देखी गई। पीयूष, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो यहां पे उपराज्यपाल ने केजरीवाल को झूठा बताया है। तरीके से दिल्ली के उपराज्यपाल जो नए हैं उनके बीच और कहीं न कहीं दिल्ली सरकार के बीच जो खींचतान की जो खबरें हैं वो पहले से आती रही हैं, चाहे वर्तमान के उपराज्यपाल की बात करें या इससे पहले जो उपराज्यपाल थे। और निश्चित तौर पे सोशल मीडिया के माध्यम से ट्वीट करके जो दिल्ली के राज्यपाल हैं उन्होंने कहा है कि मैंने तो कहा था कि एक गुड गवर्नेंस जो है वो सरकार किस तरीके से चलाए, लेकिन जिस तरीके से एलिगेशन लगाया जा रहा है, जिस तरीके से दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल एलिगेशन लगा रहे हैं, निश्चित तौर पे ये दुर्भाग्यपूर्ण है। और साफ तौर पे अन्य बातें जो है वो कही गई है। और जो जिस तरीके से लगातार दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल दिल्ली के उपराज्यपाल पर हमलावर थे जुबानी तौर पे, उसके बाद सीधे तौर पे पहली प्रतिक्रिया जो है वो दिल्ली के उपराज्यपाल की आई है। और निश्चित तौर पे विनय सक्सेना जो कि दिल्ली के उपराज्यपाल है उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी है और साफ तौर पे केजरीवाल सरकार पे एक तरीके से हमला बोला है और साफ तौर पे उन्होंने अपनी बातें कही है। क्योंकि जिस तरीके से आबकारी नीति को लेकर केजरीवाल सरकार कटघरे में थी, उसमें साफ तौर पे दिल्ली के उपराज्यपाल ने कहा है कि मैंने सुशासन भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस और दिल्ली के लोगों के लिए बेहतर सेवाओं का आह्वान किया। लेकिन दुर्भाग्य से माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने हताशा में भटकाव की रणनीति और झूठे आरोपों का सहारा लिया है। ये बातें एलजी की ओर से कही गई है। इसके अलावा एलजी ने अपने बयान में आगे और कुछ बातें कही हैं जिसमें उन्होंने कहा है कि यानी यहां पे भी उपराज्यपाल और दिल्ली सरकार में तनातनी दिखाई दे रही है और जो आरोप प्रत्यारोप का दौर है वो जारी है। बहुत शुक्रिया पीयूष इस तमाम जानकारी के लिए। तो दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने ट्वीट कर कहा कि मैंने सुशासन भ्रष्टाचार को जीरो टॉलरेंस और दिल्ली के लोगों के लिए बेहतर सेवाओं का आह्वान किया है। लेकिन दुर्भाग्य से माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने हताशा में भटकाव के हथकंडे और झूठे आरोपों का सहारा लिया है। ये ट्वीट उनका।
और दिल्ली विधानसभा में कार्यवाही के दौरान मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी पे जमकर निशाना साधा। उन्होंने बीजेपी पे विधायक खरीदने का भी आरोप लगाया और इसे लेकर बीजेपी ने भी पलटवार किया है। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि केजरीवाल ने विधानसभा के पटल का गलत इस्तेमाल किया है। उन्होंने सिर्फ और सिर्फ झूठ बोला है। मुझे बेहद खुशी है कि तुरंत मनीष जी ने बयान दिया कि मैं सब तरह की जांच के लिए तैयार हूं। सीबीआई, ईडी जो जांच करना चाहे जांच कर ले। मनीष जी ने धमकी नहीं दी कि मैं तुम्हारे ऊपर डिफेमेशन के केस कर दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। अरे क्यों कर दूंगा, जब कुछ करा ही नहीं तो कर लो जांच। तो आरोप लगा कि मनीष सिसोदिया जी शराब की नीति में पैसे खा गए। तो वो पैसे ढूंढने के लिए सीबीआई इनके घर गई। तो खूब ढूंढा उन्होंने, चारों तरफ काफ़ी देर ढूंढा, सारा 14 घंटे तक उन्होंने ढूंढा, सब कुछ देखा, गद्दे फाड़े, तकिए फाड़े, बता रहे हैं दीवारें भी यूं यूं करके देखी, खोखली मिलती तो शायद दीवारें भी तोड़ देते, लेकिन कुछ नहीं मिला उनको। 14 घंटे के बाद वो चले गए। और कट्टर ईमानदार पार्टी है जो शरीफों की पार्टी है, महिलाओं की इज्जत करती है। कट्टर बेईमान पार्टी है जो दोस्तों की फिक्र करती है, दोस्तवाद करती है, दोस्तों के लिए कुछ भी करने को तैयार है। कट्टर ईमानदार पार्टी है जो भारत की परवाह करती है। मगर मोटा मोटी इस चिट्ठी में एक्साइज विभाग ने उत्तर मांगा है कि ये बेनियम काम आपकी सरकार क्यों कर रही है, इस बेनियम काम को बंद करना चाहिए। आप इन ब्लैकलिस्टेड कंपनी को ठेका कैसे दे रहे हैं। इसमें भी एक एनरिच कंपनी नामक कंपनी, उसमें भी बड़े स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि किस प्रकार से आप बेनियम भाव से, बेनियम रूप से नियमों को ताक में रख के आप उन कंपनियों को ठेका दे रहे हैं जिन कंपनियों को देना नहीं चाहिए। मगर इसके बावजूद केजरीवाल जी, मनीष सिसोदिया जी, हम जानना चाहते हैं आपने नियमों का उल्लंघन क्यों किया, कैसे किया। तीसरा प्रश्न मैं पूछना चाहता हूं, और आज तो दूध का दूध और पानी का पानी होके ही रहेगा। अरविंद जी, हम इधर उधर की बातें नहीं करते हैं। क्या कारण था जो मनीष सिसोदिया ने, जो पहले रिटेलर्स को 2% का कमीशन मिलता था बोतल बेचने पर, 2% का, जो होलसेलर्स को, जो हमारे होलसेलर्स थे उनको पहले 2% उसका जो कमीशन मिलता था, उस कमीशन को बढ़ा करके आपने 12% किया, 12% किया। क्या कारण था उसके। और दिल्ली में वापस पुरानी शराब पॉलिसी लागू कर दी गई है, जिसके बाद अब दिल्ली में शराब के निजी ठेके और शराब और मिल रही भारी छूट पर अब वो बंद हो गई है। वो छूट दोबारा से पुरानी शराब नीति को लागू कर दिया गया है। और इसी कड़ी में दिल्ली सरकार ने एम आबकारी दिल्ली ऐप लॉन्च किया है। इस ऐप के जरिए अब लोगों को घर बैठे शराब के नजदीकी ठेके से लेकर मौजूद ब्रांड तक की हर जानकारी मिलेगी। ऐप के जरिए शराब की दुकानों को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में भी सर्च किया जा सकेगा। और बताया जा रहा है कि ये ऐप दिल्ली में ड्राई डे शराब के ब्रांड और अन्य ब्रांड की उपलब्धता के बारे में जानकारी देगा। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन को खास बनाएगी भारतीय जनता पार्टी। पीएम मोदी के जन्मदिन को लेकर बीजेपी ने बड़ी तैयारी की है। 17 सितंबर को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है और देश भर में 15 दिन तक लगाया जाएगा रक्तदान शिविर। दलित बस्तियों में सेवा सफाई अभियान समेत कई बड़े कार्यक्रम भी होंगे। और पार्टी ने बीजेपी महासचिव अरुण सिंह के नेतृत्व में कमेटी बनाई है और कई दिनों तक कई तरह के कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। और भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की है मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने जेपी नड्डा से मुलाकात की और राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष भी उनके साथ मौजूद रहे। और आम जनता को महंगाई से थोड़ी राहत मिली है। 19 किलो का कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर सस्ता हुआ है
और 19 किलो कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर 91 रुपये 50 पैसे दाम कम हुए हैं इसके। दिल्ली में कमर्शियल सिलेंडर की कीमत 1885 रुपये है। आज से ये 1976 रुपये 50 पैसे की बजाय 1885 रुपये में मिलेगा। यानी पहले इसकी जो कीमत थी वो थी 1976 रुपये 50 पैसे, अब कटौती के बाद 1885 रुपये में मिलेगा। और बिहार के पूर्व मंत्री कार्तिक सिंह की जमानत रद्द कर दी गई है। पूर्व मंत्री कार्तिक सिंह की जमानत अर्जी खारिज की गई है। अपहरण केस में आरोपी कार्तिक सिंह की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज की गई है। हाल ही में कार्तिक सिंह ने अपने पद से, कैबिनेट के पद से इस्तीफा भी दिया था, मंत्री पद से, और अब उनकी मुश्किलें जो हैं वो और बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। तो पूर्व मंत्री कार्तिक सिंह की जमानत रद्द की गई है। तो अपहरण केस में आरोपी कार्तिक सिंह की अग्रिम जमानत अर्जी को कोर्ट ने खारिज कर दिया है। बिहार के पूर्व मंत्री कार्तिक सिंह की जमानत याचिका को रद्द किया गया है। पटना से हमारे संवाददाता मनोज कुमार ज्यादा जानकारी के साथ। मनोज, कार्तिक सिंह के लिए बड़ा झटका, जमानत याचिका खारिज। जी बिल्कुल, जिस प्रकार देखा जाए कि महागठबंधन की सरकार में और उनका जमानत खारिज हो जाना बहुत बड़ी बात रखती है, इसलिए कि जिस प्रकार वो पहले से तैयारी में थे कि हमारी जमानत आज मिल जाएगी और आज मैं बेल पे आ जाऊंगा, लेकिन इस तरह का मामला नहीं बना। और देखिए लगातार जो विपक्ष का जिस प्रकार बयान आ रहे थे और लग भी रहा था कि कहीं ना कहीं देखिए कानून का जो फैसला होता है वो कहीं ना कहीं सही होता है। इस चीज को लेते हुए आज उनका याचिका खारिज कर दी गई और अब ये हाई कोर्ट की थी में है कि हाई कोर्ट से अब वहां पे बेल के लिए अप्लाई किया जाएगा। लेकिन जहां तक यदि देखा जाए तो जिस तरह खारिज होने के बाद विपक्ष के लोगों में काफी मतलब अजीब सा वहां माहौल देखने को मिला और उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने की बात की गई विपक्ष में, और कही गई कि रात को 8 बजे से आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होगी। इस सब चीजों को लेकर मतलब काफी बिहार में चर्चा का विषय बना हुआ है। बहुत शुक्रिया मनोज जानकारी के लिए। तो कार्तिक सिंह के लिए बड़ा झटका, जमानत याचिका खारिज की गई। और बिहार के सहरसा में एसपी लिपि सिंह इन दिनों एक्शन मोड में दिखाई दे रहे हैं, जहां एसपी अचानक सहरसा के बनगांव थाने का निरीक्षण करने पहुंच गए, जिससे थाने में मौजूद पुलिसकर्मियों में हड़कंप मच गया। वहीं एसपी लिपि सिंह ने 8 थानों के थाना अध्यक्षों को बुला के जरूरी दिशा निर्देश दिए। साक्षात्कार में लापरवाही बरतने वाले पुलिस पदाधिकारियों पर कार्रवाई करने की बात भी की। एक्चुअली इसमें कुछ थाना को चिन्हित करके यहाँ पे उनका केस रिव्यू किया गया था, जिसमें फोकस था कि जो हीनियस केसेस जो बचे हुए हैं पेंडिंग डिस्पोजल के लिए और अरेस्ट के लिए, और भी जो गंभीर कांड है, तो उसका रिव्यू किया गया है, जिससे कि गिरफ्तारी की संख्या बढ़ जाए और जो हमारे पेंडिंग केसेस हैं वो निकल जाए। तो करीब 5 थाना को यहाँ पे बुलाया गया। मैम एक वीडियो वायरल हो रहा है सोमबरसा कचहरी थाना क्षेत्र का, जिसमें शराब भट्टी पकड़ाया और उस पर कार्रवाई नहीं हुई। मैम उसमें डीएसपी सदर के पास हमने इमीडिएटली जांच रिपोर्ट मांगी है। उनकी जांच रिपोर्ट में जो भी आएगा उनकी रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई की। और बिहार के मुंगेर में गंगा के बढ़े जलस्तर के बीच टापू पे फंसे गाय के 2 बछड़ों का जान बचा के राहत बचाव दल के जवानों ने इंसानियत की मिसाल पेश की। और बबुआ घाट के पास गंगा के जलस्तर बढ़ने से पेट्रोलिंग करते वक्त टापू पे 2 बछड़ों को पिछले 4 दिन से देखा जा रहा था, जिसका बचाव दल ने रेस्क्यू कर इन्हें बचा लिया। कि 2 दिन से उनको देख रहे, 4 दिन से कि वो एक टापू पर वो फंसा हुआ था, क्या गाय का बछड़ा। अच्छा। तो हम 2 दिन 3 दिन देखे, उसको भगाने का कोशिश किए, नहीं भागा। उसके बाद हम फिर बोट के जरिए उनको रेस्क्यू करके उसको बबुआ घाट में जाके छोड़ दिए। कितने? वही 2-2:30 बजे। वो बछड़ा था 2 गो जंगल से। और बिहार के गया के चंदौती थाना क्षेत्र में शिवपुरी कॉलोनी में दिन दहाड़े घर में घुस के डकैती की वारदात को अंजाम दिया गया और आधा दर्जन नकाबपोश बदमाशों ने पत्रकार के घर में घुस के दिन दहाड़े डकैती की घटना को अंजाम दिया। तो बदमाशों ने हथियार के बल पे घर के सभी सदस्यों को बंधक बनाया और 6 लाख रुपए नगद और लाखों की ज्वेलरी लेकर फरार हो गए। स्तर से जितना क्विक कार्रवाई है हम लोग कर रहे हैं, चूंकि इस मकान में सीसीटीवी कैमरा नहीं है, आसपास भी हम लोग कैमरा देखने का ही प्रयास कर रहे हैं। कोई ये नहीं बता पा रहा है कि वो लोग
किससे आज तक कि मैंने कि किसी भी व्यक्ति के द्वारा कोई ठोस जानकारी नहीं मिल पा रही है। अपने स्तर से जो भी हमारी कैपेसिटी है फुल एफर्ट के साथ। सर दिन दहाड़े घटना हो जाना, देखिए दिन दहाड़े घटना हो जाना ये है कि 10 बजे से हमारी ऑलरेडी पेट्रोलिंग टीम भी फील्ड में है। 2 पेट्रोल मम्मी का कम से कम 5-6 लाख कैश ले गया, फिर जेवर ले गया, गला से भी चैन खींच लिया और भी जो भी जेवर था सब ले गया। कैसे प्रवेश किए, कहाँ से? बाहर से दरवाज़ा खुला हुआ था। अचानक घुस गए? दरवाज़ा खुला हुआ था, सुबह में अक्सर खुला ही रहता है, जैसे सब लोग बैठे रहते हैं तो खुला रहता है सीधे। और मुंबई पुलिस ने बिहार के सिवान जिले के भैंसाखाल गांव से एक युवक को गिरफ्तार किया है। बता दें कि सोशल मीडिया के जरिए मुंबई के हिंदी फिल्म के प्रोड्यूसर को संदीप सिंह को जान से मारने की धमकी मिली थी। युवक की फेसबुक पर डाले गए नंबर के माध्यम से मुंबई पुलिस धमकी देने वाले युवक को गिरफ्तार कर चुकी है। और बिहार के सुपौल के जखाड़गढ़ पंचायत भवन में डीएम कौशल कुमार ने स्थानीय जनप्रतिनिधियों और आमजन के साथ बैठक की। इस दौरान डीएम ने पंचायत के विकास कार्यों की समीक्षा की। बीते दिनों झारखंड के दुमका में युवती पर पेट्रोल डाल के उसे जला दिया गया था और इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया था। इस हत्या पर देश में काफी गुस्सा है और उसी कड़ी में कटिहार में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने मिलकर लव जिहाद के विरोध में और मुख्य आरोपी का पुतला फूंका। ये आज दुमका में एक हिंदू बहन की लव जिहाद में फांस करके उसको मना करने के बाद उनकी निर्मम हत्या कर दी गई है। ये आज की रीति नहीं है, ये पौराणिक और वर्षों से चली आ रही है। खिलजी के समय में भी रानी पद्मावत को जबरदस्ती हासिल करने के लिए खिलजी ने कई तरह के आक्रमण किए और जब वो उन्हें पा न सका, उनकी स्थिति इस तरह की नहीं बन पाई, रानी पद्मावत ने जोहर किया। और दिल्ली ले जाई जा रही म्यांमार की 6 रोहिंग्या युवतियों को रेल पुलिस ने पकड़ा है और युवतियों को ले जा रहे 2 विदेशियों को भी पकड़ा। पुलिस ने विदेशी एक्ट के तहत विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। बिहार के गया की मोचरीम पंचायत के बड़की वनभी गांव में आवास सहायक के द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना से घोर अनियमितता बरती गई है। सरकार की लाख कोशिश के बाद भी स्थानीय जनप्रतिनिधि और आवास सहायक की मिलीभगत से अनियमितता बरती जा रही है। मामला वबनी गांव के रहने वाले एक युवक के साथ कुछ ऐसा हुआ कि स्थानीय जनप्रतिनिधि की गलती से लाभार्थी के खाते में धनराशि न भेजकर किसी और के खाते में भेज दी गई। मुखिया तो सर गैरी देवी हैं अभी, मगर वो मुखिया का तो नहीं दिए थे, मगर जनरल मुखिया हैं तो पिछले बार जो रह चुके हैं उनको दिए थे। उन्होंने बोला था कि और पुणे के गणपति उत्सव का एक अलग ही महत्व है। 10 दिन तक चलने वाले पुणे का ये उत्सव अब देखने के लिए देश विदेश से लोग यहाँ पहुंचते हैं। पुणे के एक हलवाई ने मन्नत मांगी और मन्नत पूरी होने पे उन्होंने पुणे में गणपति के नाम से एक गणपति मूर्ति की स्थापना की। इस मंडल की तरफ से पूरे 5 साल तक कहीं भी सामाजिक काम किए जाते हैं। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश प्रदेश की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 1 इंडिया।